हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के ऊपर सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा एंड आप अटेंटिवली इस सेशन को अटेंड करिएगा ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहकर आपको हर एक एग्जाम्स में कामयाबी का जरिया बन जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अटेंटिवली इस सेशन को मेरे साथ देखते रहिए। तो आज का सेशन हमारा जनरल साइंस के ऊपर 8th सेशन है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स को अपलोड किया है आपके लिए। अगर अब अभी तक आप में से किसी दोस्त ने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन सेशंस को भी ज़रूर अटेंड करें क्योंकि वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो आई रिक्वेस्ट यू कि उन सेशंस को भी आप ज़रूर अटेंड करोगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है या कोई ऐसा दोस्त है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो नाउ अब हम मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ओर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल्स। एप्पल्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैलिक एसिड। ये आप याद रखोगे। एप्पल्स में जो एसिड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड है। डू यू नो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप मैं यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑप्शंस को भी नहीं छोड़ना होता है क्योंकि आज अगर ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होता है तो कोई कभी ऐसा क्वेश्चन भी हमें इनकाउंटर हो सकता है जिसमें यही ऑप्शन जिस पर हम ध्यान नहीं देते यही हमारे लिए क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक यू अवेयर अबाउट द ऑप्शंस आल्सो। तो अब आपके लिए मेंटल एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है फॉर developing your intelligence, for developing your thinking power, for developing your reasoning। mental exercise भी जरूरी है। आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चंस अबाउट ऑप्शंस। तो आपको जहन पर गौर करना है, आपको ध्यान देना है। क्या मुझे ये पता है? कैन आई हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट? हमें ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना होता है बिकॉज ऑप्शंस आर दियर। जो हमसे कहती है ऑप्शंस, क्या हमसे कहती है? वी आर दियर टू इन वी आर दियर टू ट्रबल यू इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन। हम आपको नेक्स्ट में आपके लिए नेक्स्ट में प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने हम पर गौर नहीं किया। तो हम ऑप्शंस पर भी गौर करेंगे, हम ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे, ऑप्शंस का भी इनकाउंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको पता है, डू यू नो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो गौर करो अपने जहन पर क्योंकि गौर करने से आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो मेंटल थिंकिंग है, ये डेवलप हो जाएगी। तो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क, ये आप याद रखोगे। अगर अभी तक पता नहीं था तो अब से आप याद रखोगे कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में मिल्क में। ये आप याद रखोगे। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? क्या मैं आपसे बताऊं? नो नो, मैं इतना भी नहीं हूं कि आपको अब ये भी बताऊं कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है क्योंकि अगर मैं आपसे सब कुछ बोलूंगा तो आपके लिए क्या छोड़ रहा हूं? तो ये वर्क आपके लिए है। आप मुझे बताकर आप सर्च आउट करोगे, आप जहन पर गौर करोगे और देखोगे कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है। ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूं। एंड ग्लूटामिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? डू यू नो? अगर आपको नहीं पता तो याद रखोगे, वीट में पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड। ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे। हम हम बनाते हैं रोटियां, हम चपातीज बनाते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। क्योंकि जो आटा है वो फैल जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज। जो न्यूट्रिटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं? ये आप याद रखोगे। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म
प्रेजेंट होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये प्रेजेंट होता है सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स में। ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, a study of liver is known as, how स्टडी ऑफ लिवर इज नोन एज, तो लिवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आवर राइट आंसर इज हिप्पा। हिप्पा मीन्स लिवर, हिप्पा मीन्स लिवर, ये आप याद रखोगे। एंड लॉजी मीन्स स्टडी, हिप्पाटोलॉजी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, हिप्पाटोलॉजी, हिप्पाटोलॉजी। हिप्पा हम लिवर को कहते हैं, लॉजी इज स्टडी, सिंपल। तो हिप्पाटोलॉजी आप याद रखोगे इज द स्टडी ऑफ लिवर। मोर्फोलॉजी, व्हाट इज मोर्फोलॉजी? मोर्फो मीन शेप, लॉजी मीन स्टडी। तो अगर हम किसी चीज की शेप की स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट्स कॉल्ड मोर्फोलॉजी। एंड मोर्फोलॉजी इज रिलेटेड, इसको हम ज्यादा एसोसिएट करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर्स, ऑन द शेप ऑफ अर्थ। हम जब अर्थ की मोर्फोलॉजी पढ़ते हैं, हम अर्थ के जो माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होते हैं, ओशंस होते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, शेप ऑफ द अर्थ, फिजिक्स ऑफ द अर्थ जब हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ द अर्थ, तो उसको हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। ये आप याद रखोगे, इसको हमने एसोसिएट किया है अर्थ के साथ भी मैनली। एंड कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कुछ याद आ रहा है? कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, ये आप याद रखोगे। कार्डियोवास्कुलर पता है ना हम किसको कहते हैं, किससे टर्म एसोसिएटेड है, ये आप याद रखो। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। एंड लिबरोलॉजी, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बता के दोगे कि लिबरोलॉजी हम किसको कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक ऑप्शन आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, क्योंकि वो आपके लिए मेंटल एक्सरसाइज है, वो आपको अपना काम है। जब तक आप खुद से हरकत में नहीं आ जाओगे, तब तक आप प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं कर पाओगे किसी भी चीज में। तो आप खुद से भी वर्कआउट करोगे, खुद से भी एक्ट करोगे, तभी आप में प्रोफिशिएंसी आ जाएगी एंड आप कहीं पर भी सक्सेस पा लोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी को कहा जाता है क्या? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को कहा जाता है क्या? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये आपको याद रखना है कि एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये इस पर टैग लगा है एंड ये टैग आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आप याद रखोगे एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो मैं ये रिपीटिशन जो बार बार कर रहा हूँ, इट इज ओनली कि आपको याद रह जाए, आपको फायदा पहुंचे। अगर आप टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम के बदले आपको फायदा मिल पाए, ये आपको याद रखना। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दीज रिपीटिशंस, ताकि आपको याद रह जाए, बस मेरा और कोई मोटिव नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, what is the full form of RNA? Very simple question. I hope कि आप सबको पता ही होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम कहते हैं RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म ऑफ RNA. Now let's move to next question. A cellulosic wall is found in the cells of, cellulosic wall किन सेल्स में पाया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्लांट्स में। प्लांट्स में पाया जाता है सेलुलोसिक वॉल, यानी प्लांट्स का वॉल, प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का, ये आपको याद रखना है। एंड एनिमल्स में किसका सेल वॉल बना होता है? डू यू नो, पता है आपको? या फिर याद रखोगे कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है? एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आई एम गोइंग टू रेड मार्क इट। तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है? डू यू नो, क्या आपको पता है? मेंटल एक्सरसाइज करो ताकि आपकी थिंकिंग, ताकि आपकी रीजनिंग डेवलप हो जाए। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकोजन की, पेप्टिडोग्लाइकन की, ये आपको याद रखना है। एंड फंगई में किसकी पाई जाती है? काइटिन की, काइटिन की, ये आपको याद रखना है। फंगई में सेल वॉल पाई जाती है काइटिन की, यानी फंगई में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो बनी हुई होती है, वो मेड ऑफ होती है काइटिन की, ये आप याद रखोगे। एंड ये इन पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कि आपको खुद पता चलेगा कि इन चीज़ों पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इन पर भी गौर करोगे, आप इन पर भी ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ, वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद से अभी देखोगे कि ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या है?
देखो यहाँ पर डेट दी गई है कब इस क्वेश्चन को पूछा गया था। एंड ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ऐसा मत मानो कि 2013 में पूछा गया, अब कभी पूछा नहीं गया, इसको रिपीट भी किया जाता है, इनको बार बार रिपीट किया जाता है एसएससी एग्जाम्स में, जेके एसएसबी में, हर एक एग्जाम में, जिस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको इनकाउंटर जरूर होंगे अपने पेपर्स में। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले से ही इन पर गौर करो, फोकस करो एंड इनको याद रखो हमेशा हमेशा के लिए। तो न्यूरॉन एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, ये आपको याद रखना है। एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है पता है आपको? बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ये भी आपको याद रखना है। बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ये भी आपको याद रखना है। तो एंटी पार्टिकल आपको याद नहीं ये आपको याद नहीं रखना, ये आपसे पूछा नहीं जाए क्योंकि ये हायर लेवल पर चला जाएगा फिर। तो पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, तो वो आपको पता ही होगा, अल्फा बीटा गामा, तो वो रिलीज होते हैं कब? जब वो रेडियो एक्टिविटी जब होती है तब होती है, तब रिलीज होते हैं पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा, ये आपको पता ही होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है, तो आप याद रखोगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आपको पता ही होगा, जो आपको याद होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एचआईवी? एचआईवी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, वेरी सिंपल, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो एचआईवी है, ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस वायरस है, क्योंकि ये कॉज करता है एक बहुत ही खतरनाक डिजीज, जिसको लीथल डिजीज कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एड्स, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर स्टॉपिंग द ट्रैफिक बिकॉज, कभी आपने कभी गौर किया था, रेड लाइट को ट्रैफिक में आप बार बार देखते होंगे एज अ सिग्नल, तो इस ट्रैफिक को स्टॉप करने के लिए, तो क्यों इसको यूज किया जाता है? क्या क्वालिटी है रेड लाइट में कि हम इसी को, क्या ये कलर ट्रैफिक वालों को पसंद आया था? दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दिस रेड लाइट ऑन रोड्स टू स्टॉप एट ट्रैफिक। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों इसको यूज किया जाता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब आप याद रखोगे, क्योंकि आगे भी इसको पूछा जा सकता है, तो आप याद रखोगे। ये जो रेड लाइट है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले हम अपना ऑप्शन चूज करेंगे। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, it is least scattered and hence it can be easily noticed from long distance। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो रेड लाइट है इसको इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर होती है, ये लीस्ट स्कैटर होती है एंड इसको दूर से हम नोटिस कर सकते हैं। वो देखो रेड लाइट, हमें रुकना है आगे क्योंकि रेड लाइट देखो दूर से हम देखते हैं, रेड लाइट देखो चल रही है, वी हैव टू स्टॉप, ये हम दूर से देखते हैं, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। क्यों ये दूर से दिख जाती है? क्यों ये लीस्ट स्कैटर होती है? इसके पीछे भी रीजन होता है ना, तो नाउ लेट अस लर्न क्यों ये ज्यादा स्कैटर होती है, क्यों ये दूर से देखी जाती है। क्योंकि देखो याद रखना है आपको, मान लो ये हमारा एक लाइट वेव है, दिस इज आवर नेक्स्ट लाइट वेव एंड दिस इज आवर नेक्स्ट लाइट वेव, ऐसे ऐसे जा रही है। ये जो पहली लाइट वेव है इसमें मैंने कर्व ज्यादा बनाए ना, तो ये मान लो ये हमारा क्या है, वेव लेंथ, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेव लेंथ होती है ये। तो ये इसकी जो वेव लेंथ है ना, इस लाइट की जो वेव, मान लो ये वायलेट लाइट है, इस लाइट की जो वेव लेंथ है वो कम है, क्या है, कम है, क्योंकि कर्व ज्यादा है ना, कर्व ज्यादा है ना, तो ये कम है। एंड इसकी क्या है, इसकी थोड़ा इससे ज्यादा है ना, इसकी थोड़ा इससे ज्यादा है ना, ज्यादा है ना गैप देखो, तो इसकी जो वेव लेंथ है ना वो इस वायलेट से ज्यादा है। मान लो ये हमारी क्या है, इंडिगो है, दिस इज इंडिगो एंड दिस इज आवर नेक्स्ट कलर दैट इज रेड। मान लो ये हमारी रेड लाइट है, इसमें देखो कर्व्स कम आए, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। देखो यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस। तो ये क्या होती है, ये वेवलेंथ हम इसको कहते हैं, इस तरफ से इस तरफ तक, तो ये वेवलेंथ होती है। तो ये इसकी रेड लाइट की क्या है, ज्यादा है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये लीस्ट स्कैटर होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये लीस्ट स्कैटर होती है। एंड जब रेड लाइट लीस्ट स्कैटर होती है तो ये दूर से नोटिस होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रेड लाइट एज एन ट्रैफिक सिग्नल। ये आपको याद रखना है। आ गया ना अच्छे से समझ? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, which of the following nitrogen base is not present in DNA? कौन सा नाइट्रोजन बेस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट नहीं होती है? Our right answer is option number C, यूरेसिल, यूरेसिल। बाकी थायामिन, गोयानिन, एडेनिन,
These are the nitrogen bases present in deoxyribonucleic acid. ये आपको याद रखना है। यूरासिल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। यूरासिल में देन किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन आरएनए। ये नाइट्रोजन बेस है जो कि आरएनए में प्रेजेंट है यूरासिल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्टिक सोडा क्या है? कॉस्टिक सोडा क्या है यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ये देखो कहाँ पर पूछा गया था ये क्वेश्चन एंड कब पूछा गया था, ये बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट जो कॉस्टिक सोडा है ये डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट क्या होता है हमें समझ में नहीं आ गया, तोबा तोबा, अब क्या करें। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो डेलिक्विसेंट हम उस कंपाउंड को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़े तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर खींच खींच कर लाता है अपने ओर। आ जाओ, मॉइस्चर कहीं पर है तो आ जाओ, उसको खींच लाता है और रिएक्ट करता है फिर उसके साथ। तो इसी को हम कहते हैं डेलिक्विसेंट। एक ऐसी चीज, एक ऐसा सब्सटेंस जो अगर एटमॉस्फेयर में पड़ जाए तो मॉइस्चर खींच कर लेगा अपनी ओर एंड देन स्टार्ट टू रिएक्ट। दिस इज द डेलिक्विसेंट। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, कॉस्टिक सोडा भी ऐसा ही करती है एटमॉस्फेयर में रहने से, मॉइस्चर को अपने ऊपर जज़ब करेगी, ये भी आपको याद रखना एंड देन स्टार्ट टू रिएक्ट। तो अब आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये आपके लिए मेंटल एक्सरसाइज है। आई एम गोइंग टू लीव इट अपॉन यू। आई होप कि आप रिलेक्टेंस नहीं रखोगे, आप इस पर वर्कआउट करके जान जाओगे कि फार्मूला क्या है कॉस्टिक सोडा की। मान लो कि आप जिस एग्जाम में एंटर होने जा रहे हो उसमें आ गई फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो आपको पता जब ही होगी ना तभी आप राइट आंसर मार्क करके आओगे। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसिड रेन डिस्ट्रॉयज द वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स। एसिड रेन वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करती है। क्यों करती है डिस्ट्रॉय? ऐसा क्या है एसिड रेन में? यहाँ पर हमसे पूछी गई है कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन किसका बना होता है यही पूछा गया है हमसे, जो वेजिटेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो एसिड रेन में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 is the formula of sulfuric acid। H2SO4 is the formula of sulfuric acid। एंड और कौन सा एसिड है जो मिलकर बनाता है एसिड रेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ये मिलकर बनाते हैं एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन ये आप याद रखोगे। एंड ये हम ह्यूमंस है जो एटमॉस्फेयर में इन गैसेस को छोड़ते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, ये आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मिलकर बनाते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो फिर खतरनाक साबित हो सकती है। जो भी हमारे यहाँ अर्थ पर प्लांट्स है एंड ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी बने होते हैं ना उनके लिए भी खतरनाक साबित हो, जैसे ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा। बिकॉज ऑफ द एसिड रेन ताजमहल के ऊपर क्या इफेक्ट आया है तो आप वो भी देखोगे, आप वो भी जानने की कोशिश करोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, इसका सोर्स क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट का सोर्स क्या है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये कहाँ से आती है? ये हमारे सूर्य से आती है, सूर्य से आती है, हमारे सन से आती है। क्या आती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लाइट के साथ आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। एंड ये जब पेनिट्रेट होती है इनटू द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो ये